हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय न्यू वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स नौशट के बारे में। क्या है इसकी एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी, क्या है इसके एग्ज़ाम क्राइटेरिया, एज लिमिटेशन, जॉब सिक्योरिटी और एक्सपेक्टेशन सैलरी इन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही बात करेंगे, जैसा कि आप अपने थंबनेल पे देख के आए होंगे आप। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए सीधे स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं एम्स नौशट के बारे में। क्या इसके एग्ज़ाम क्राइटेरिया, एज लिमिटेशन, जॉब सिक्योरिटी, सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट पेज पर हम आ गए। एम्स नौशट पैटर्न ओवरव्यू की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन सी इंस्टीट्यूट या कौन सा सेक्टर है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। तो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाला कोई और नहीं, हमारा एम्स है, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और उसका जो हेड है ब्रांच दिल्ली, यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और एग्ज़ाम नेम जैसा कि आप देख रहे हैं, एम्स नौशट एग्ज़ाम का नेम है। और एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो पिछले साल जो था एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी वो एक साल में एक बार का था, बट ये अपडेट हुआ है और ट्वाइस इन अ ईयर हो गया। एक साल में हम दो बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। स्टेज की बात करें तो दो स्टेज में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस। अब बात करते हैं एग्ज़ाम मोड की, तो ये एग्ज़ाम मोड सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एग्ज़ाम एमसीक्यू पैटर्न का होता है, यानी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आपसे उसमें से एक सेलेक्ट करना होता है। प्रीलिम्स की बात करें, जीके एप्टीट्यूड होता है, यानी जो हमारा प्रीलिम्स होता है, यानी जो एग्ज़ाम पहले होता है उसमें 20% जो हमारा सिलेबस होता है जीके और एप्टीट्यूड का, इसमें जनरल क्वेश्चन, बेसिक्स मैथ, बेसिक साइंस, बेसिक इंग्लिश पूछे जाते हैं। और नर्सिंग सब्जेक्ट जो है वो 80% होता है। कितना? 80%। ओके, सिलेबस की बात करें और आगे, तो मेंस ग्रेजुएशन लेवल नर्सिंग, अगर जो हमारा जो मेंस होता है उसमें पूरा ग्रेजुएशन का हमारा क्वेश्चंस बनता है, जो 4 सालों में पढ़ाई की होती है अदर अदर सब्जेक्ट के सेमेस्टर वाइज, वो सारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एमसीक्यू वाइज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं एम्स नॉलेज पैटर्न ओवरव्यू। आगे पॉइंट में तो एग्जाम ड्यूरेशन, जो एग्जाम का ड्यूरेशन होता है कितने समय का जो एग्जाम होता है, वो होता है आपका 90 मिनट्स, यानी लगभग 1.5 घंटे का। जो 1.5 घंटे का एग्जाम होता है उसमें आपके 100 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं। 1.5 घंटे में 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं। जो आपके 100 क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं। और जो हमारा मेन होता है, यानी मेंस एग्जाम की बात करें, तो जो हमारा मेंस एग्जाम होता है 180 मिनट्स का होता है, यानी 3 घंटे का होता है। और 160 हमारे क्वेश्चन होते हैं टोटल। अब जो 160 क्वेश्चन होते हैं वो 4 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। कितने? 4 सेक्शन में, हाँ, 4 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। और हर सेक्शन से 40-40, जस्ट अ सेकेंड। ओके, जैसे हमने कहा कि हर सेक्शन से हमारे 40-40 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 40-40 क्वेश्चन हमारे 4 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ये हो सकते हैं कि क्या 40-40 क्वेश्चन में से एक सेक्शन में से थोड़ा सा क्वेश्चन करके स्किप करके आगे वाले सेक्शन से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको 40 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अगर आप 40 क्वेश्चन 45 में अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, 45 मिनट्स में अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो आपको वो छूट जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपका? तो जो 40-40 क्वेश्चन हैं वो हमारे 4 सेक्शन में होते हैं। वो 45 मिनट्स का एक सेक्शन कंप्लीट करना होता है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग के बाद 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी अगर आपके लगातार 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक सही में से काट लिए जाएंगे। और इसको अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट होता है जिसका होता है emsexam.ac.in। आप इस पर जाके अपना अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होते हैं, वो क्या होते हैं आगे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। चलिए अब बात करते हैं डिटेल्स के बारे में कि कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। और कुछ स्पेसिफिकेशन मैंने लाइन मेंशन किया, क्या कह रहे हैं? मस्ट हैव कंप्लीटेड कोर्सेज बाय अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, शुड बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। जी हाँ, नर्सिंग काउंसिल से हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो लिंक होना चाहिए और उसके पास अथॉरिटी और रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, जिसमें एट ए टाइम सर्टिफिकेट हमें टाइमली मिल जाए और उसमें कोई हमें दिक्कत ना देखने को मिले, जैसे रजिस्ट्रेशन के समय में कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो हमारी बीएससी नर्सिंग की डिग्री उस एक पार्टिकुलर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात करते हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग की बात कर रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट जैसे जीएनएम कंप्लीट किए होते हैं तो वो सोचते हैं क्या सर हम भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें पोस्ट बेसिक नर्सिंग 2 ईयर का कोर्स करना होगा। उसके बाद आपको 2 साल की हॉस्पिटल एक्सपीरियंस चाहिए किसी अच्छे हॉस्पिटल से, जिसकी लगभग कैपेसिटी हो 50+ बेड की कैपेसिटी होनी चाहिए।
और जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी से जीएनएम की बात हुई, जस्ट मैंने डिस्कस कर लिया कि जीएनएम कंप्लीट कोर्सेज रिकॉग्नाइज बाई यूनिवर्सिटी शुड बी रजिस्टर्ड विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आईएनसी से रजिस्टर्ड होना चाहिए जो जीएनएम जहाँ से आप कर रहे हैं। और उसके लिए आपको 2 साल का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैंने पहले भी डिस्कस किया। और सिटीजन जो होना चाहिए आपका इंडियन का होना चाहिए, इंडियन सिटीजन आपका होना कंपलसरी है। अब बात करते हैं कि इसकी जो एज रिलैक्सेशन है, क्राइटेरिया है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको ऊपर को मेंशन दिख रहा होगा, 18 to 30 ईयर के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें कुछ और टर्म्स और कंडीशन होते हैं, क्या कैसे क्यों, उस पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि एस टी कैटेगरी है, SC ST कैटेगरी है, जो हमारा 30 साल होता है ना, 30 साल, इसमें 5 साल आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। SC ST कैटेगरी को, ST कैटेगरी को मिलते हैं। वैसे ही ओबीसी कैटेगरी को मिलते हैं 3 साल, यानी 30 + 3 33 साल, 33 ईयर्स। और जैसे PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स होते हैं जिनसे कोई फिजिकल हैंडीकैप होता है, उनके लिए 10 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी 30 + 10 ईयर्स इक्वल टू 40 ईयर्स। ओके। और अगर हैंडीकेप पर्सन ओबीसी कैटेगरी से तो उसे 13 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर हैंडीकेप पर्सन SC या ST कैटेगरी से है तो उसे 15 ईयर का रिलैक्सेशन, इट मीन्स 30 + 15 ईयर का रिलैक्सेशन उसे मिल जाएगा एक्स्ट्रा में। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्स सर्विस मैन की। बात करें, जैसे कोई सर्विस मैन हो तो उसे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। आगे बात करते हैं कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है उसके बारे में, या किया है उसके बारे में। अब वो उसके लिए 5 साल के लिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलाइजेशन एम्प्लॉय है अगर वो, तो सिविलियन है तो उसके लिए 5 साल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज ओबीसी कैटेगरी का है तो 8 साल, और अगर SC ST कैटेगरी का है तो 10 साल। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो नॉर्सेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए पहले चाहिए, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई एक चूज करना होता है। मोस्टली हम जानते हैं कि हमें कोई भी डॉक्यूमेंट मैंडेटरी अगर सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो आधार कार्ड का, जो कि सबके पास आज के समय में है। पैन कार्ड सबके पास होता है क्योंकि आजकल सभी लोग ट्रांजेक्शन यूपीआई करते हैं, तो पैन कार्ड चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये सब मैंडेटरी होगा। उसके बाद फोटोग्राफ स्कैन चाहिए, स्कैन फोटो चाहिए। और एक चीज़ और, आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि आप जब एग्ज़ाम फॉर्म गूगल पे जाके वेबसाइट ओपन करके, जैसा कि मैंने वेबसाइट का नाम बताया, तो वहाँ पे जब भरेंगे तो कुछ चीज़ें मांगती हैं कम साइज़ में। जैसे कुछ स्पेसिफिक साइज़ होता है, इतने केबी में आपका फ़ोटो होना चाहिए, इतने केबी में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो उसको कई सारे मल्टी वेबसाइट हैं जो उस चीज़ को रिड्यूस करती हैं या बढ़ाती हैं, तो उसी हिसाब से आप वहाँ पर जाके हेल्प ले सकते हैं। और बात करें सिग्नेचर की, अपलोड सिग्नेचर, वो भी जैसा मैंने ये बताया कि इस पे सिग्नेचर अपना एक वाइट पेज पे, जैसे आपने वाइट पेज ले लिया, बीच में बीचों बीच वाइट पेज की फ़ोटो आपको खींचना है, उसका स्कैन करना है, उसे डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है, फिर उस फाइल को जेपीजे में कन्वर्ट करना है, उसका फाइल रिड्यूस करना है, यानी आपकी जो क्वालिटी में साइज होती है उसको कम करना है, जिससे आपको वो वेबसाइट लोड ले सके। आगे बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो बिल्कुल भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओबीसी SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका मैंडेटरी है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशंस रिक्वायर फॉर एलिजिबिलिटी। माफ़ करिए, कहीं कहीं स्पेस मेंशन नहीं हो पाया, थोड़ा सा मिक्स हो गया लेटर्स, तो ज़रा एडजस्ट कर लेंगे प्लीज़। एजुकेशनल सर्टिफिकेट की बात करें तो जो आपका डिग्री होता है किसी पर्टिकुलर, जो जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, उसका मैंने जैसे पहले ही कहा कि अथोराइज होना चाहिए, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की बात करें तो डॉक्यूमेंट गिविंग वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, यानी बर्थ सर्टिफिकेट आपका भी वेरीफाइड होना चाहिए आपके ऑफिसर द्वारा। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी आप कहीं जॉब किए हैं, जैसे हॉस्पिटल हो या आपका कॉलेज टीचिंग हो, कहीं भी जॉब किए हैं तो वहाँ का एक आपको डिग्री या सर्टिफिकेट मिलेगा एक्सपीरियंस का, तो वो आपके पास होना चाहिए। कह रहा है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अच्छा, आप कहीं से जॉब छोड़ रहे हैं, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में, कहीं भी आप जॉब करते हैं, अगर वहाँ से आप हटना चाहते हैं, रेगुलर होना चाहते हैं, कहीं आप जैसे आप एम्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ से एनओसी आपका होना चाहिए, एनओसी सर्टिफिकेट एंड नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका होना मैंडेटरी है। आगे बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न टोटल। तो यहाँ पे नर्सिंग सब्जेक्ट मैंने कहा 80 क्वेश्चंस आते हैं, नर्सिंग नॉन नर्सिंग से 20 क्वेश्चन बेसिक्स होते हैं, पूरे बेसिक, फिर वो चाहे साइंस हो, फिर जीके हो या रीजनिंग हो या करंट अफेयर्स हो, और बाकी के अदर सब्जेक्ट 80 आपके सिलेबस से ही आएंगे। आगे बात करते हैं मेंस के बारे में। तो मेंस के बारे में पार्टिकुलर डिटेल्स बात करते हैं। मोड ऑफ एग्जाम मैंने बताया, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है,
और 40 क्वेश्चन इस सेक्शन से आएंगे, ये भी मैंने बताया है। और मैं मार्किंग पैटर्न का बता दिया कि राइट क्वेश्चन जाने पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, अगर रॉन्ग क्वेश्चन जाता है आपको तो 1 मार्क्स आपके माइनस होंगे। और इसके 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें इमेज, पिक्चर और वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं एमसीक्यू। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे ये क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपका इस क्वेश्चंस के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, 50 MCQ क्वेश्चंस नॉशेट। वो आप वहाँ से जाके देख लीजिए कैसे इमेज बेस्ड होते हैं। और होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर कोई भी पॉइंट्स वीडियो में छूट गए होंगे जो मैं एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, उससे प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं शॉर्ट टाइम में आपका जवाब, आपके कमेंट का जवाब तो जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, एक टॉपिक छूट गया था सैलरी एक्सपेक्टेशन की, और इसकी मैं मान के चलता हूँ जो प्राइवेट सेक्टर होते फिर चाहे हॉस्पिटल हो या कॉलेजेस हों, दोनों की सैलरी जो एक्सपेक्टेड सैलरी होती है 15 to 25,000 होती है प्राइवेट सेक्टर में। और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितने साल का हो गया, उससे सैलरी आपकी इंक्रीज होती है, फिर चाहे वो हॉस्पिटल का हो, फिर चाहे वो कॉलेज का हो। और गवर्नमेंट की मान के चलें, जैसे नौशा टाइम्स की बात कर रहे थे अभी हम, नौशा टाइम्स के बारे में बात करें तो उसकी सैलरी जो एक्सपेक्टेड होती है, जैसे एम्स की तो कुछ अराउंड 7 to 20 के नियर अबाउट होती है। और भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, KGMA हुए, GSDM हुआ, और भी अदर हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, तो मैं मान के चलता हूँ इनकी सैलरी जो है 70 to 90 के बीच में होती है। और अगर अभी भी कोई पॉइंट लगता है छूटा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बायोफिक क्लासेस एंड आइडिया इग्नाइट। थैंक यू।